जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज अपने शुरू कर रहे हैं नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपकी पाठ्य पुस्तक का 19वां चैप्टर, जिसका नाम है भारत में उद्योग। यानी हम भारत की इंडस्ट्री पर बात करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में औद्योगिक विकास की कुछ सामान्य बातों पर बात करते हैं। जैसा कि आप सब बच्चों ने पढ़ा है, छोटी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं भी भारत के अंदर कुटीर उद्योग का विकास है वो बहुत अति प्राचीन काल से ही हो गया था। हमने इसके बारे में जो आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस चीज के हमें सबूत मिले हैं। और उस कालखंड की बात अगर मैं करूं तो भारतवर्ष में सूती कपड़े, कांसे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन हैं वो आदि बनाए जाते थे। और आते आते 18वीं शताब्दी तक भारत जलयानों का निर्माण भी करने लग गया था। आपको याद है एक बात आप अक्सर सुनते हो, गानों में सुना है, किताबों में सुना है भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहीं से अपने प्रश्न भी स्टार्ट हो जाते हैं भी भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। हम इस औद्योगिक विकास के टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करते हैं भी भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। देखिए, भारत से उत्तम प्रकार के वस्त्र, आभूषण, धातु के बर्तन, सजावटी सामान के बदले संसार के अधिकांश देशों का सोना, गोल्ड हमारे देश की तरफ खींचा आता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी भारत के अंतर्गत ये चीजें, चाहे आप आभूषणों की बात करें, वस्त्रों की बात करें, धातु के बने बर्तनों की बात करें, सजावट की सामग्री की अगर बात करें, ये बहुत उत्तम क्वालिटी की रही। और दूसरी दुनिया के लोग इसे खरीदने के लिए यहां आते थे और सोने के बदले इन चीजों को लेके जाते थे। तो कहा जाता है भारत में सोना आता था, कभी जाता नहीं था। और ये आज भी सत्य है भी भारत में आप जैसे महिलाओं में क्या है, आपको अपने कोई भी आयोजन होता है शादी विवाह का, बस वही सोने का मोह नहीं छूटता। कहते हैं मजबूरी में काम आता है, वो पड़ा रहता है, आगे से आगे तोड़े पर तोड़े बढ़ते जा रहे हैं। और मैं अगर कहूं घरों की अगर बात करूं तो गरीब से गरीब घर में भी कम ज्यादा अपने हिसाब से जितना सोना होना चाहिए उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा आपको आज भी मिल जाएगा। तो आज आप इस बात को भी अच्छे से समझे होंगे भी भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आपको पता है हमारा देश गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, इंग्लैंड का गुलाम रहा, या यूं कहूं ब्रिटिश सरकार का हमारा देश गुलाम रहा। जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेजों की जो शोषणपूर्ण नीति थी और वहां जो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति आ गई थी तो उस चीज को विकास करने के लिए, इंग्लैंड में अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, भारत की जो हस्तकला थी उसको चौपट करके रख दिया। कैसे चौपट किया? भारत के उद्योग धंधे इंग्लैंड के लोगों ने यानी वहां की सरकार ने कैसे यहां पर उद्योग धंधे चौपट कर दिए। वो क्या करते, यहां से कच्चा माल इंग्लैंड लेके जाते, ब्रिटेन लेके जाते, और वहां से जो बना हुआ जो माल था वो यहां पर बेचने के लिए आते। तो ये क्या करते अंग्रेज, यहां से हमसे कच्चा माल है वो सस्ते दाम पर खरीद लेते। तो यानी भारत को तो उन्होंने कच्चे माल भेजने की मंडी बना दिया था और बदले में वहां अपने देश से तैयार माल यहां पर लाकर बेचते थे। यानी तैयार माल का यहां पर इंडिया को उन्होंने एक बड़ा बाजार बना दिया था। तो देखिए किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे उद्योगों को नष्ट करने का दुस्साहस किया। और अब अगर ब्रिटिश काल का ही एक प्रश्न और बन जाता है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, अगर मैं उस प्रश्न की बात करूं भी ब्रिटिश काल में भारत में कितने प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। देखिएगा, गौर कीजिएगा, अंग्रेजी शासन की मैं बात कर रहा हूं। अंग्रेजों के राज में भी भारत में 2 प्रकार के उद्योगों को तो
प्रोत्साहन मिला। अब क्यों मिला वो चीज समझने की है, कारण है इसके पीछे, मजबूरी थी उनकी। अगर उनकी मजबूरी नहीं होती ना तो ये जो उद्योग जिनकी अब हम बात कर रहे हैं ये भी वो विकसित होने नहीं देते। यहां पर इसमें पहला पॉइंट आप समझिए क्या है। पहला बिंदु कह रहा है कि भारतीय की जिस मांग की पूर्ति ब्रिटिश उद्योग नहीं कर पाए, यानी भारत में जिन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और ब्रिटेन में जितना उतना माल है वो तैयार नहीं हो पाता था, तो मजबूरी में उन्हें यहां पर वो उद्योग है उसको पनपने का मौका दिया। उदाहरण भी आपको समझने होंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग। इन उद्योगों की भारत में डिमांड ज्यादा थी और उस डिमांड को जो ब्रिटेन की सरकार है वो वहां के जो उद्योग है वो पूरा नहीं कर पाई। एक तो इन उद्योगों को थोड़ा बहुत अंग्रेजों की तरफ से प्रोत्साहन मिला, और दूसरी बात अगर समझे, जिन उद्योगों का कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना लाभदायक नहीं था, आप समझ पा रहे हो इस चीज को, यानी यहां वो कच्चा माल जो इंग्लैंड में ले जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, घाटे का सौदा हो रहा था, उसको उन्होंने यहां छेड़ा ही नहीं। भैया ये करते रहो। जैसे चीनी उद्योग, भैया गन्ना ले जाना, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि वरना गन्ने की मिठास है वो जाती रहेगी, आप चीनी क्या खाद बनाओगे। तो चीनी उद्योग और जूट उद्योग है वो इस वजह से यहां पर भारत में इनको बढ़ने का मौका मिला, यानी प्रोत्साहन मिला। तो आप समझ पा रहे हो इस प्रकार भी ब्रिटिश काल में भारत में दो प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं भी, किस वजह से ऐसा हुआ, उसकी बात हमने यहां पर समझी है। अब अलग अलग समय पर भारत में बहुत से उद्योग है वो अंग्रेजों के शासनकाल से ही विकसित होते रहे। अब वो कब कब क्या विकसित हुए वो तो जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो मैं चाहता हूं टॉपिक वाइज एक एक उद्योग आएगा, वहां पर उनको अलग अलग हम पढ़ लेंगे, तो वहां उसको समझना और याद रखना भी आसान होगा। अब एक बात करते हैं, उद्योगों को लेकर पॉलिसी की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे आजादी से पहले की, 1947 के पहले की बात करूं, तो 1923 में एक औद्योगिक नीति आ गई थी, लेकिन वो तो हमारे देश की आजादी से पहले की बातें थी, तो इसलिए हमारे लिए इतना परीक्षा दृष्टि से मुझे नहीं लगता कोई महत्वपूर्ण बात रही। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 के बाद की बात, वहां ये आता है, अच्छा प्रश्न भी बनता है भी स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए पहली जो पॉलिसी सरकार ने बनाई वो कब बनाई, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, और वो तारीख है, ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 के दौरान स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति है वो जारी की गई। ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है। इसके साथ एक प्रश्न और बन जाता है कि इस पहली औद्योगिक नीति का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, उद्देश्य क्या रखा गया था, यह भी अच्छी बात है। इसका उद्देश्य था प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। प्रादेशिक असंतुलन को कम करना हमने हमारा उद्देश्य रखा था। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रादेशिक असंतुलन यानी कुछ राज्यों में, कुछ प्रदेशों में तो उद्योग अच्छे से पनप रहे थे, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र थे वहां कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार ये चाहती थी कि पूरे भारतवर्ष का क्यों न हम जो औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ एरिया है वहां पर भी उद्योग लगाएं, ऐसी प्लानिंग उन्होंने की। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो 6 अप्रैल 1948 को आई, उसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य था प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। अब बात करें फिर इसमें सरकार ने क्या किया। सरकार ने क्या किया, अधिकतर सरकारी उद्योग है वो पिछड़े क्षेत्रों में ही लगाए। जो औद्योगिक रूप से बैकवर्ड जो एरिया था वहां पर ही सरकारी इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनकी स्थापना की गई। अब ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में अधिकतर सरकारी उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में ही लगाए गए, क्यों? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन, यानी प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से।
तो देखिए, अगर आपको बात कंसेप्ट क्लियर है तो उसको घूम फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आप उसका अच्छे से जवाब है वो परीक्षा में दे सकते हो। इसके बाद जैसे कि आपको जानकारी है, ये भी एक सामान्य प्रश्न बनता है, भारत आजादी के बाद अपने देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को आप सामान्य तरीके से ये समझे भी, यानी उद्योगों को निजी क्षेत्र में भी प्रोत्साहन देना है और सरकारी क्षेत्र में भी प्रोत्साहन देना है, यानी निजी आदमी यानी और सरकारी और यानी सरकार दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। तो ध्यान दीजिए, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। अब एक चीज, अब अगर हम इसी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए आजादी के बाद सरकारों ने अच्छा काम किया, जिसमें एक आयोग बनाया गया जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, वो है योजना आयोग। राष्ट्रीय योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया भी, किस प्रकार से हम देश का विकास कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न भी बनता है ये भी, राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो कम से कम तारीख नहीं तो सन आपको जरूर याद रहे, 1950 में। और पूरी बात करें तो 15 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। इसके तहत क्या किया जाता था, 5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया और उसके स्थान पर बनाया एक नया आयोग, NITI यानी नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। तो यानी जो पहले योजना आयोग का काम था वो अब किसका हो गया, नीति आयोग हो गया, यानी नाम है वो चेंज हो गया। तो यहां ये एक आपके जनरल नॉलेज के लिए बात थी भी, लेकिन ये एक अच्छा प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई, 15 मार्च 1950 को हुई। ध्यान दीजिएगा, अब हमें पता है भी इसका नाम नीति आयोग है, वो कर दिया गया है। अब योजना आयोग क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, 5-5 साल की योजनाएं। पहली योजना जो बनी थी वो 1 अप्रैल 1951 से बनी थी और 31 मार्च 1956 तक अपनाई गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या हुआ, 1951 से 1956। अब आपको इनको कहीं बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि पहले तो 21वां 22वां चैप्टर सिलेबस में था, अब वो हट गया क्योंकि वो इसी चीज का तो था, प्लानिंग कमीशन से संबंधित टॉपिक की पंचवर्षीय योजनाएं उसके अंतर्गत थी। तो वो चीजें अब है वो आपके सिलेबस से हट गई, लेकिन बार बार जिक्र आएगा भी ये फलाना काम है वो पहली पंचवर्षीय योजना में हो गया, दूसरा काम कोई किसी और योजना में हो गया, तो आपके नॉलेज के लिए भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए भी ये उक्त काम किन वर्षों में हुआ होगा। तो उस हिसाब से मैं आपको यहां ये चीज बता रहा हूं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1951 से 1956। उसके बाद अगले 5 साल यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 1966 तक रही। तो ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं तो अपना 5-5 साल का कार्य है वो पूर्ण किया। उसके बाद में 3 साल की एक वर्ष की जो योजनाएं आई, 1966 से 67, फिर 67 से 68, 68 से 69, ठीक है। उसके बाद आई चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1969 से 1974, यानी 1969 से 1974 के बीच चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है वो लागू हुई। तो हमारे इस चैप्टर में हमें मुख्यतः इन 4 पंचवर्षीय योजनाओं के नामों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इनसे सन से भी आपको रूबरू करवाया है। और अगर मैं बात करूं आपके नॉलेज के लिए, तो भारत में ऐसी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई 2017 तक रही। उसके बाद नीति आयोग का अपना अलग सिस्टम है थोड़ा सा काम करने का। अब नीति आयोग के अनुसार है वो देश के डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जाता है। अब ये तो था हमारी भारत में औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों के माध्यम से कुछ तथ्यों पर हमने बात की।
अब एक चीज मैं बताऊं, इस अध्याय में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण यानी विशेषकर 6 प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है एल्यूमिनियम उद्योग, तीसरा है सीमेंट उद्योग, चौथा है सूती वस्त्र उद्योग, पांचवा है चीनी उद्योग और छठा है इंजीनियरिंग उद्योग। इन 6 उद्योगों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहला उद्योग लेते हैं लौह और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर बात कर रहे हैं। और अगले वीडियो तक इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक एक बात को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अब बात करते हैं हम लौह और इस्पात उद्योग पर। तो लौह और इस्पात उद्योग में यानी आयरन और स्टील उद्योग में सबसे पहले हम एक बहुत ही प्यारे से प्रश्न की बात करते हैं भी, इस उद्योग को एक आधारभूत उद्योग यानी की इंडस्ट्री है वो क्यों कहा जाता है। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत प्यारा प्रश्न हो सकता है भी, लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, की इंडस्ट्री है क्यों? क्योंकि आपको पता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर लोहे से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। अन्य जितने भी उद्योग हैं वो सभी उद्योग इस उद्योग के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोहा और इस्पात उद्योग को की इंडस्ट्री कहा जाता है। और इस उद्योग से देश के औद्योगिक विकास की नींव भी पड़ती है। यानी सीधी सी बात कहूं भी, अन्य जितने भी उद्योग हैं वो सारे इसी उद्योग पर आश्रित है। एक चीज आपको यह भी बताऊं भी, प्राचीन काल से ही अगारिया जो जाति है, गौर कीजिए, अगारिया जाति है वो भारत में लोहा पिघलाने, ढालने और इस्पात यानी स्टील तैयार करने का कार्य करने वाली प्रमुख जाति है। कौन सी जाति? अगारिया जाति। अब आप ये भी समझें भी, भारत के अंदर ये आयरन और स्टील उद्योग की डेवलपमेंट है वो कैसी रही। आपने पढ़ा होगा भी, अपने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास ही अशोक महान का एक लौह स्तंभ है जो लगभग 1700 वर्ष पुराना है। और उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत है भी आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। तो देख, इसका मतलब भारत का ये जो उद्योग है वो बहुत विकसित उद्योग है, दुनिया में एक बहुत बड़ा अजूबा है ये भी। ऐसा किस प्रकार के लोह से बना है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो अब अगले वीडियो क्लास में हम भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास और उद्योग के स्थानीयकरण प्रतिरूप पर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं हम उस टॉपिक को अगले वीडियो को जब हम समझें, उससे पहले भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, वो किस राज्य में हैं, और इस उद्योग के लिए जो कच्चा माल, जो कोयला और जो लोहा आवश्यक है वो काम में लिया जाता है, वो जगह कौन सी है। और आप मेरे साइड में इस पर आधारित मानचित्र के माध्यम से भी इसको समझेंगे। तो हम पहले एक लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं ताकि आगे इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, यहां पर मैंने राज्य लिखे हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 7 प्रमुख राज्य हैं। मोस्टली ये यानी यूं कहूं भी पूर्वी और दक्षिणी भारत के राज्य हैं जहां पर लोहा और इस्पात उद्योग है वो सबसे अधिक विकसित है। अब क्यों विकसित है आप समझ सकते हो। इसका मतलब इस उद्योग के डेवलपमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो इसी इलाके में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उत्तरी भारत में ये ज्यादा नहीं पनपा, जबकि पूर्वी और दक्षिणी भारत में ये उद्योग ज्यादा पनपा है। तो अब आप देखते हैं झारखंड में
आयरन और स्टील के जो संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो ध्यान दीजिए दो लोकेशन हैं, जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर और बोकारो, और आप मानचित्र में भी इस चीज की लोकेशन है वो देख लीजिएगा। जमशेदपुर और बोकारो कहाँ है, झारखंड में। उसके बाद करें पश्चिम बंगाल की बात, तो पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख संयंत्र हैं, हीरापुर है, कुल्टी है, बर्नपुर है और दुर्गापुर। हीरापुर, कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर कहाँ है, किस राज्य में है ये संयंत्र, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद करें बात कर्नाटक स्टेट की। कर्नाटक में 2 प्रमुख हैं, भद्रावती और विजयनगर। भद्रावती और विजयनगर। ओडिशा की बात करें तो राउरकेला है, ओडिशा में राउरकेला है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां पर भिलाई है। भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो वो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम लोहा और इस्पात उद्योग संयंत्र कहां है, आंध्र प्रदेश स्टेट में। तमिलनाडु की बात करूं तो वो है सेलम। सेलम आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये प्रमुख 12 संयंत्रों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और आपने मानचित्र पर भी इनको गौर से देखा है भी किस राज्य में कौन सा आयरन स्टील संयंत्र है वो स्थित है। अब बात करते हैं भी इन संयंत्रों के लिए, इस उद्योग के लिए जो लोहा ऐशक और कोयला जो कच्चा माल चाहिए उसकी मुख्य मुख्य जगहों की हम मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो झारखंड में ही है झरिया और नोवा मंडी, गुआ और सिंह भूमि। झरिया, नोवा मंडी, गुआ और सिंह भूमि ये कहाँ हैं, झारखंड में है। रानीगंज ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। बाबा बुदन की पहाड़ी और केमानगुंडी, बाबा बुदन की पहाड़ी और केमानगुंडी ये कहाँ हैं, कर्नाटक में है। उसके बाद ओडिशा स्टेट की बात करूं तो केयोंझर, सुंदरगढ़ और बादाम पहाड़। केयोंझर, सुंदरगढ़ और बादाम पहाड़ इसकी लोकेशन कहाँ है, ओडिशा स्टेट है। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूं तो डल्ली, राजहरा एक ही जगह है, डल्ली, राजहरा, बेलाडीला और कोरबा। डल्ली, राजहरा, बेलाडीला और कोरबा ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। आंध्र प्रदेश और के बाद तमिलनाडु की बात करूं तो नवेली लिग्नाइट संयंत्र है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो नवेली तमिलनाडु में है। तो देखिएगा मेरा उद्देश्य आज इस चीज को यहां बताने का ये था भी आपको नक्शे के ऊपर भी मोटी मोटी आइडिया है यानी जानकारी है वो आपको हो जाए, और हम मानचित्र की जो श्रृंखला स्टार्ट करेंगे तो उसमें और अच्छे से हम इस लोकेशन को समझेंगे। उम्मीद करता हूं आज के हमारे इस टॉपिक भारत में औद्योगिक विकास और लोहा और इस्पात उद्योग की सामान्य जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अगले वीडियो क्लास में लोहा और इस्पात उद्योग के भारत में विकास और उद्योगों के स्थानीयकरण संबंधी एक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।